नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। एफओएमसी मीट आउटकम से पहले क्रिप्टो मार्केट रहा फ्लैट। इंडिया का सेंट्रल बैंक नवंबर 1 से शुरू करेगा होलसेल सीबीडीसी पायलट। क्रिप्टो कस्टोडियन के रूप में अपोलो ग्लोबल ने एंकोराज डिजिटल को किया हायर। सिंगापुर स्थित डिजिटल मार्केटप्लेस ऑल्टा ने एचजी एक्सचेंज को किया अक्वायर। फायरब्लॉक संचालित क्रिप्टो कस्टोडियन राका आर डिजिटल ने जुटाए $10 मिलियन। रैंसमवेयर के खतरे से निपटने के लिए व्हाइट हाउस होस्ट करेगा ग्लोबल मीटिंग। रेवोल्यूट ने एवरीडे डेबिट कार्ड्स में जोड़ा क्रिप्टो स्पेंडिंग फीचर। पैंटेरा ने स्टार्कनेट पर क्रिप्टो वॉलेट को सरल बनाने के लिए ब्रावोस के $10 मिलियन जुटाने का किया समर्थन। लॉन्च के 2 घंटे बाद एनएफटी प्रोजेक्ट आर्ट गॉबलर्स ने की $13 मिलियन की कमाई। पेक्शील के मुताबिक हैक्टोबर $3 बिलियन की चोरी के साथ हुआ एंड। मंगलवार की सुबह की ट्रेडिंग में क्रिप्टो करेंसी फ्लैट से पॉजिटिव ट्रेड कर रही थी, क्योंकि ट्रेडर्स को 2 नवंबर को होने वाली एफओएमसी मीटिंग के रिजल्ट का इंतजार है, जहां एक बार फिर 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की उम्मीद है। अगर फेड इंटरेस्ट रेट में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होती है तो ये लगातार चौथी बार 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक होगी। अक्टूबर के लिए यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 4 नवंबर को जारी होने वाला है। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.8% बढ़कर 31,098 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में बेरली कोई बदलाव के साथ $20,500 पर ट्रेड किया है, जबकि इथेरियम ने उसी समय के दौरान $1,580 पर ट्रेड किया। 1 नवंबर को इंडिया का सेंट्रल बैंक एक पायलट होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, जिसके बाद 1 महीने के भीतर एक रिटेल वर्जन होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा कि होलसेल डिजिटल रुपये के लिए इस्तेमाल का मामला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन का निपटान है, क्योंकि इससे ट्रांजैक्शन की लागत कम होगी। पायलट में भाग लेने के लिए 9 प्रोमिनेंट बैंक्स की पहचान की गई है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC का नाम शामिल है। आरबीआई ने कहा कि कस्टमर्स और मर्चेंट्स के क्लोज्ड यूजर ग्रुप में चुनिंदा स्थानों में 1 महीने के भीतर एक रिटेल वर्जन पायलट लॉन्च किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के इंट्रोडक्शन के लिए 50 पेज का एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है। एक प्रेस रिलीज के अनुसार न्यूयॉर्क स्थित अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ने क्रिप्टो एसेट के लिए एंकोराज डिजिटल को अपना कस्टोडियन चुना है। यूनाइटेड स्टेट्स में पहले फेडरली चार्टर्ड क्रिप्टो बैंक एंकोराज ने पिछले साल कहा था कि यह अपोलो के डिजिटल एसेट पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण हिस्सा रखने की उम्मीद करता है। एंकोराज के को-फाउंडर और प्रेसिडेंट डिएगो मोनिका ने कहा कि अपोलो के साथ कोलैबोरेशन बार सेट करेगा कि कैसे इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड डिजिटल एसेट बैंक्स के साथ काम करते हैं। सिंगापुर बेस्ड डिजिटल मार्केटप्लेस ऑल्टा ने एचजी एक्सचेंज या HGX एक डिजिटल सिक्योरिटी एक्सचेंज को एक्वायर किया है। हालांकि फाइनेंशियल डिटेल्स का खुलासा नहीं किया गया है। ऑल्टा एक्सचेंज ऑल्टा की सब्सिडरी कंपनी के रूप में HGX की जगह लेगी। एक ईमेल किए गए बयान के अनुसार ऑल्टा के शेयर होल्डर्स में फिलिप सिक्योरिटीज, नोमुरा होल्डिंग्स, इंटेग्रा पार्टनर्स और प्राइम पार्टनर्स शामिल हैं। फर्म के अनुसार इसने ट्रांजैक्शन में $600 मिलियन से ज्यादा का जनरेशन किया है और अपने इन्वेस्टर्स को डील में $22 बिलियन से ज्यादा तक पहुंच प्रदान की है। सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो कस्टोडियन राका आर डिजिटल, जो फायरब्लॉक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, ने सीड फंडिंग में $10 मिलियन जुटाए हैं। एक घोषणा के अनुसार इस राउंड को एक सिंगल इन्वेस्टर SCB10X थाईलैंड के सबसे पुराने बैंक सियाम कमर्शियल बैंक के एक डिवीजन द्वारा समर्थित किया गया है। SCB10X के CEO और CIO मुकाया पैनिक के अनुसार राका आर के प्लेटफॉर्म और ऐप के सॉफ्ट और फुल लॉन्च के साथ कुछ माइलस्टोन्स को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट कंडीशनल है। ऐप यूजर्स को चलते फिरते डिजिटल एसेट का लेन देन और एक्सेस करने की अनुमति देगा, साथ ही यील्ड जनरेशन सर्विसेज प्राप्त करेगा। विश्व स्तर पर रैंसम हमलों की बढ़ती संख्या को संबोधित करने के लिए व्हाइट हाउस इस हफ्ते वॉशिंगटन में एक इंटरनेशनल मीटिंग की मेजबानी कर रहा है।
मीटिंग रैंसमवेयर हमलों के अलावा अन्य साइबर क्राइम्स के साथ साथ उन्हें सुविधाजनक बनाने वाली क्रिप्टोकरेंसीज को भी एड्रेस करेगी। व्हाइट हाउस के अनुसार मीटिंग का गोल इन चिंताओं को दूर करने के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड स्थापित करता है। एजेंडा में इन हमलों से बचाव या बाधित करने के तरीकों के साथ साथ मिलिशियस एक्टर्स को अकाउंटेबल ठहराना शामिल है। ये लास्ट पॉइंट महत्वपूर्ण है क्योंकि रैंसमवेयर परपेट्रेटर्स को अक्सर उन राज्यों द्वारा आश्रय किया जाता है जो ग्लोबल ऑर्डर के लिए हॉस्टाइल है। ये मीटिंग पिछले साल के ऑनलाइन काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव के फॉर्मल फॉलोअप के रूप में कार्य करेगी। पिछले साल इनॉग्रल मीटिंग में भाग लेने वाले 30 देशों के अलावा 7 और देश रैंक में शामिल हुए हैं। रेवोल्यूट यूके और स्विट्जरलैंड में अपने डेबिट कार्ड्स में एक क्रिप्टो स्पेंडिंग मोड ऐड कर रहा है जो कस्टमर्स को क्रिप्टो और फिएट परचेसेस के बीच स्विच करने में सक्षम बनाता है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। रेवोल्यूट रिटेल ऐप के भीतर किसी भी एग्जिस्टिंग कार्ड पर नए फीचर्स को एक्टिवेट किया जा सकता है। जो कस्टमर्स अपनी क्रिप्टो करेंसी को रेवोल्यूट कार्ड के साथ खर्च करना चाहते हैं, उन्हें रिटेल ऐप के कार्ड सेक्शन में जाना होगा और अपने एग्जिस्टिंग फिजिकल या वर्चुअल कार्ड में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। फिर ऐप में उन्हें कार्ड की सेटिंग में एंटर करना होगा और करेंसी को फिएट मनी से रेवोल्यूट द्वारा सपोर्टेड लगभग 100 टोकन में से एक में बदलना होगा। एक बार लिंक होने के बाद क्रिप्टो इनेबल्ड कार्ड इंस्टेंटली कन्वर्टेड टोकन्स का उपयोग करके पेमेंट्स प्रोसेस करेगा। कस्टमर्स क्रिप्टो करेंसी पेमेंट के लिए पूरी तरह से उपयोग किए जाने के लिए एक अलग कार्ड या तो फिजिकल या वर्चुअल का आदेश दे सकते हैं। ब्रावोस ने इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशन स्टार्कनेट पर एक सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट लॉन्च करने के लिए फंडिंग में $10 मिलियन जुटाए हैं। पैंटेरा कैपिटल सीड राउंड में आगे चल रही है। कंपनी की रिलीज के अनुसार दूसरे इन्वेस्टर्स में ब्रेवन हार्वर्ड डिजिटल, Crypto.com, रोड कैपिटल, मैट्रिक्स स्पोर्ट और स्टार्कवेयर शामिल हैं। स्टार्कनेट पर अवेलेबल टेक्नोलॉजी ब्रावोस को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वॉलेट्स बनाने की अनुमति देती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी की बदौलत ब्रावोस परिचित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी को सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट में ला सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी के साथ डेली विड्रॉल लिमिट या किसी अकाउंट से फंड्स विड्रॉ करने में देरी करने की एबिलिटी जैसे फीचर्स अब संभव हैं। NFT बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड आर्ट फैक्ट्री आर्ट गॉबलर्स ने अपना मिंट शुरू करने के तुरंत बाद ETH में लाखों डॉलर की कमाई की है। NFT डेटा ट्रैकर ब्लर के अनुसार आर्ट गॉबलर्स ने 925 यूनिक ओनर्स के साथ 7,480 ETH की ETH वॉल्यूम और 11.25 ETH का फ्लोर प्राइस $13.4 मिलियन से ज्यादा किया है। आर्ट गॉबलर्स को जस्टिन रोलैंड द्वारा बनाया गया था, जो हिट शो रिक एंड मॉर्टी के लिए वॉइस एक्टर और को क्रिएटर और वेंचर कैपिटल फर्म पैराडाइम है। ऐसे में प्रोजेक्ट का उद्देश्य कलेक्टर्स का ध्यान बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म पर ज्यादा आर्टिस्ट को आकर्षित करना है, जो इकोसिस्टम में एक प्रोमिनेंट फीडबैक लूप को प्रेरित करता है। अक्टूबर इकोसिस्टम के लिए स्पूकी साबित हुआ है, जिसमें 44 एक्सप्लॉइट्स और कम से कम 53 प्रोटोकॉल को प्रभावित होते हुए देखा है, जिसमें $657.2 मिलियन का टोटल नुकसान हुआ है। एक सिल्वर लाइनिंग में कम से कम $100 मिलियन पहले ही एक्सप्लॉइट हुए प्लेटफॉर्म्स पर वापस कर दिए गए हैं। हालांकि सिक्योरिटी फर्म पेक्शील्ड के अनुसार कुछ लोग इसे हैकटोबर कह रहे हैं और इस तरह से 2022 में अब तक का नुकसान लगभग $3 बिलियन है, जो पिछले साल की तुलना में दुगना है। टारगेटेड प्रोटोकॉल के बीच BNB चेन ने सिक्योरिटी रिस्टोर करने के लिए एक हार्ड फोर्क एग्जीक्यूट किया, जब एक अननोन हैकर ने प्लेटफॉर्म के क्रॉस चेन ब्रिज में वल्नरेबिलिटी के माध्यम से $100 मिलियन की चोरी की। एक्सप्लॉइटेड क्रिप्टो लेंडर मैंगो मार्केट के लिए आंसर उतना आसान नहीं था। नोन अटैकर इब्राहिम आइजनबर्ग ने दावा किया कि एक्सप्लॉइट के पीछे की कार्रवाई कानूनी थी। एक कम्युनिटी वोट के बाद एक एग्रीमेंट हुआ और आइजनबर्ग प्रोजेक्ट को $67 मिलियन लौटाने के बाद अपने एफर्ट्स के लिए $47 मिलियन के साथ निकल गया। चोरी हुए फंड्स की वसूली के मामले में दूसरे प्रोजेक्ट्स कम सफल रहे। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।